औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सारे खैरियत से होंगे। वेलकम करता हूँ वाइट चाक एकेडमी में एक नए लेक्चर के साथ। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेगा बहुत सारा एजुकेशनल कॉन्टेंट्स लर्निंग के हवाले से। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ का भी हम लेके आ रहे हैं कि FSC के पास स्टूडेंट्स को कहाँ पे एडमिशन करना चाहिए, उस पर भी इंशाल्लाह बात होगी। ठीक है, लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 केमिकल बॉन्डिंग से। ठीक है कि बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ और आयनिक कैरेक्टर, इस पे आज हम बात करेंगे। तो चलो हम स्टार्ट कर लेते हैं बॉन्ड एनर्जी से। बॉन्ड एनर्जी तो देखिए, आप इसके अगर नाम पे ही कंसंट्रेट कर ले तो बॉन्ड एनर्जी किसी भी बॉन्ड की जो एनर्जी होती है। अब एनर्जी दोनों तरीके से होती है। अगर बॉन्ड बनता है तो एनर्जी आपको मिलेगी, अगर बॉन्ड आप तोड़ते हैं तो आपको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो ये एक्चुअली एवरेज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ अ बॉन्ड। तो ये है कि द एवरेज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल, टू ब्रेक 1 मोल ऑफ बॉन्ड। अब इसके लिए गैसियस मॉलिक्यूल या सब्सटेंस का होना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि हम मोस्टली ये गैसियस फॉर्म में कर सकते हैं। तो गैसियस फॉर्म में हम मॉलिक्यूल को तोड़ सकते हैं और गैसियस फॉर्म में ही फिर ये न्यूट्रल एटम में या आइसोलेटेड एटम में डिवाइड हो जाता है। तो इसलिए आपने याद रखना है कि ये जो प्रोसेस पूरा होता है ये गैसियस फॉर्म में होता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने जिस तरह आप लोगों से कहता है कि 2 तरह के हमारे पास एनर्जीज होती है। अगर इसको आप कंप्लीट करना चाहते हैं टू फॉर्म न्यूट्रल एटम्स, बॉन्ड को आपने तोड़ा, मॉलिक्यूल को आपने ब्रेक किया और वहाँ से जो मॉलिक्यूल से क्या न्यूट्रल एटम्स आपके पास बन गए और वो भी गैसियस फॉर्म में होंगे। क्या होंगे? वो भी गैसियस फॉर्म में होंगे। ठीक है, बिल्कुल इस तरह के अगर मैं आपसे कहूँ कि हमारे पास ये H2 मॉलिक्यूल है तो इसमें H और H के दरमियान बॉन्ड है। अगर आप इस बॉन्ड को तोड़ना चाहते हैं तो इस मॉलिक्यूल के लिए हमारे पास जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो होती है 436 किलो जूल पर मोल। ये 1 मोल सब्सटेंस के लिए है। क्या है? 1 मोल सब्सटेंस के लिए हमें इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, तो इसी तरह फिर पर बॉन्ड अपनी इसकी एनर्जी होगी, लेकिन ये हमने 1 मोल के लिए। अब अगर आप इस बॉन्ड को ब्रेक करना चाहते हैं तो इस स्पेसिफिक बॉन्ड की हमारे पास है 72। क्या है? हमारे पास है 72.42 इंटू 10⁻⁻³ किलो जूल पर बॉन्ड। वो पर मोल है और ये पर बॉन्ड है। ठीक है, इतनी एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होती है, तो इसको हम कहते हैं बॉन्ड एनर्जी। अब जिस तरह मैंने आपसे बात की थी कि बॉन्ड एनर्जी हमारे पास 2 टाइप्स की होती है। ठीक है, कि बॉन्ड एनर्जी एब्जॉर्ब्ड, जब आप बॉन्ड तोड़ते हैं, विल बी इक्वल टू बॉन्ड एनर्जी रिलीज्ड, जब ये बॉन्ड टूटता है। ठीक है, तो इसको आप मतलब ये कि एनर्जी आप प्रोवाइड करते हो इसको तोड़ने के लिए, लेकिन जब ये बॉन्ड बनता है तो ये आपको उतनी ही एनर्जी फिर प्रोवाइड करता है। तो इट मीन कि इसमें एब्जॉर्प्शन भी होती है और इसकी रिलीज भी होती है। दोनों तरह की एनर्जी को हम बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। अगर आप कोई कहता है कि भाई इसको तोड़ने के लिए मैंने एनर्जी प्रोवाइड की, ये तो बॉन्ड एनर्जी है, लेकिन जब ये बॉन्ड बनेगा और मुझे वापस एनर्जी प्रोवाइड करेगा तो वो क्या होगी? तो आप कह देना कि दोनों बॉन्ड एनर्जी है। ठीक है, आप ब्रेकिंग करें या वहां पे फॉर्मेशन होगी, दोनों हमारे पास मतलब इक्वल आती है। अब बॉन्ड एनर्जी और तो बॉन्ड एनर्जी बेसिकली हमारे पास ये बॉन्ड एनर्जी डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ अ बॉन्ड। अब देखिए, इस टर्म को अगर आप इस पे थोड़ा सा कंसंट्रेट करें कि बॉन्ड एनर्जी आपको स्ट्रेंथ डिटरमाइन करके देती है। बिल्कुल हमें स्ट्रेंथ डिटरमाइन करके देती है। अब हमारे पास सपोज 3 बॉन्ड्स हैं। ठीक है, अब अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे पास कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, 348 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो इसके लिए 614
किलो जॉल पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड है, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो 839 किलो जॉल पर मोल रिक्वायर्ड है। अब देखिए 348 और 839, क्यों? नंबर ऑफ बॉन्ड इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, जितने आपके पास बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, ठीक है, वही आपको बताएगा कि बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू ऊपर जाएगी। देखिए एग्जैक्टली ये हमारे पास मतलब ये कि जो मार्कर है प्लास्टिक का बना हुआ है, ठीक है, आप इसको तोड़ते हैं तो कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, और इसी मार्कर की जगह अगर मैं आयरन रॉड रखूं तो फिर आपको कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। यही मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ है कि आपको कितनी एनर्जी इसमें रिक्वायर्ड है। तो द वैल्यू ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड एक्चुअली आर द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड एक्चुअली डिटरमाइन द बॉन्ड एनर्जी एंड दैट कैन बी मेजर फ्रॉम द वैल्यू ऑफ द बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, तो ये इसका एक हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स आता है। अब हम थोड़ी सी इस पे मतलब है कि फॉर एग्जांपल बात करते हैं कि बॉन्ड एनर्जी हमें डिफरेंट बॉन्ड एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर H2 मॉलिक्यूल। अब H2 मॉलिक्यूल के लिए बॉन्ड एनर्जी कितनी रिक्वायर्ड है? देखिए हर एक मॉलिक्यूल की अपनी बॉन्ड एनर्जी होती है, डिफरेंट बॉन्ड एनर्जी होती है। ठीक है, तो इसके लिए हमें एनर्जी रिक्वायर्ड है फॉर H2 मॉलिक्यूल। H2 मॉलिक्यूल के लिए हमारे पास बॉन्ड एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, और ये बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू है 436 किलो जूल पर मोल। कितनी है? ये हमें रिक्वायर्ड होती है 436 किलो जूल पर मोल। अब ये एक मोल के लिए इतनी एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, अब एक मोल के लिए अगर हमें इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड है तो पर बॉन्ड हमें कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी? तो देखिए अब यहां पे कि H और H का जो बॉन्ड है इसके लिए हमें कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी? तो इसके लिए हमें है 72.42 इंटू 10 रेज़ द पावर -23 किलो जूल पर बॉन्ड। इतनी एनर्जी हमें रिक्वायर्ड है इसके लिए। तो इट मीन कि ये जो कि मतलब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दोनों मतलब आपस में इक्वल है, तो दोनों इक्वल कंट्रीब्यूट करेंगे। तो आप इस एनर्जी को अगर 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी कोई 36.21। कितनी? 36.21 इंटू 10 रेज़ द पावर -23 किलो जूल पर एटम। होपफुली आपको इसकी समझ आ गई होगी। देखें इस पूरे मॉलिक्यूल के लिए मतलब जो है हमें एनर्जी कितनी रिक्वायर्ड है? 72.42। अब ये चूंकि कोवेलेंट बॉन्ड है तो इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो जब इक्वल शेयरिंग होगा तो फिर यहां पे डिस्ट्रीब्यूशन भी एनर्जी की क्या होगी? इक्वल होगी। नहीं समझ आया? देखें मैं कहता हूं इसको तोड़ने के लिए लेट्स सपोज 10 किलो जूल पर मोल रिक्वायर्ड है। ठीक है, 10 किलो जूल पर मोल रिक्वायर्ड है। अब मैं इसको यहां से तोड़ता हूं तो दोनों इक्वल है। कितने हैं? इक्वल है। तो दोनों इक्वल हिस्सा इसमें डालेंगे, इक्वल हिस्सा इसमें डालेंगे। या अगर हम कहेंगे कि भाई 2 बंदे हैं और वो खाने पे बैठ गए, खाना खा रहे हैं, ठीक है, अब वहां पे सपोज करें 1000 रुपीज़ का बिल आया। अब दोनों ये नहीं कर सकते कि आप 700 दो मैं 300 दूंगा, नहीं। अगर उनके पास पैसे हैं तो दोनों इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे क्योंकि दोनों ने इक्वल खाना खाया है। ठीक है, अच्छा, तो दोनों हमारे पास इक्वल हिस्सा इसमें अभी डाल रहे हैं। तो पर एटम इतनी, पर बॉन्ड इतनी, और मॉलिक्यूल की 436 मोल की 436 किलो जूल पर मोल। अच्छा, डोंट वरी, मैं इसमें आपको एक सेकंड एग्जांपल भी करवाता हूं। सेकंड एग्जांपल हम पढ़ लेंगे Cl2 का। ठीक है, अब Cl2 के लिए पर मॉलिक्यूल कितनी, पर मोल कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है? पर मोल है 243 किलो जूल पर मोल। अब क्लोरीन और क्लोरीन के दरमियान बॉन्ड है तो फिर इसके लिए पर मॉलिक्यूल कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है? मतलब है कि पर बॉन्ड तो ये है 40.34 इंटू 10 -23 किलो जूल पर बॉन्ड। इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड है। तो पर एटम कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी? सो क्लोरीन के लिए ये हम अब इसको 2 पे डिवाइड कर ले, सिंपल। तो 20.17 इंटू 10 रेज़ द पावर -23 किलो जूल पर एटम। अब मेरे ख्याल में आपको समझ आ गई है। ठीक है, नहीं मुझे पता है काबिल है, थोड़ी देर से समझ आती है। ठीक है, अब यहाँ पे ये हमारे पास आ गए हैं केसेस। यहाँ पे अब आपने एक चीज़ देखनी है कि कुछ वैल्यूज, ये तो होमोडाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, होमोडाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, लेकिन अगर कोई हेट्रोडाई एटॉमिक मॉलिक्यूल आ गया, सपोज करें हमारे पास HCl आ गया। अब HCl के लिए हमारे पास 2 चीज़ें हैं। एक्सपेक्टेड वैल्यू इसकी क्या होगी?
तो एक्सपेक्टेड वैल्यू आप वहां से उठा सकते हैं हाइड्रोजन और क्लोरीन की। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू इसके लिए हमारे पास होनी चाहिए कितनी, 56.38 × 10⁻⁻23। कितनी, 56.38 × 10⁻⁻23 किलो जूल पर बॉन्ड। ये इसके लिए एक्सपेक्टेड वैल्यू है। लेकिन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कितनी है इसकी, मतलब ये कि जो प्रैक्टिकल वैल्यू है, तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हाई होगी। यस हाई है, 72 कितनी है, 39 × 10⁻⁻23 किलो जूल पर बॉन्ड। क्यों ये बॉन्ड एनर्जी हाई क्यों है? ये बॉन्ड एनर्जी इसलिए हाई है कि ये हेटेरोडाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। वहां पे इक्वल शेयरिंग थी, यहां पे इक्वल नहीं है। यहां पे क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो यहां पे बॉन्ड एक तरफ शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो फिर उसको मतलब तोड़ना, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपके पास हाई होगी, देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और बॉन्ड एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगी, बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू उतनी हाई होगी। होमोडाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, लेकिन हेटेरोडाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती, क्योंकि यहां पे जब हम HCl का बनाएंगे तो ये पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव आ जाता है। तो पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव का मतलब ये है कि पोलैरिटी यहां पे कास्ट हुई है, पोल बने हैं। ये पोल ही रिस्पॉन्सिबल है फिर क्या, इस हाई वैल्यू के लिए। यहां पे कोई पोल रिस्पॉन्सिबल नहीं हुए, यहां पे कोई पोल रिस्पॉन्सिबल नहीं है, कोई पोल क्रिएट नहीं हुए, ना पार्शियल ना नेगेटिव, दोनों इक्वल है। लेकिन यहां पे पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव, ठीक है, वो हमारे पास रिस्पॉन्सिबल है इस हाई वैल्यू के लिए, जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से हाई है। ठीक है, अब देखिए यहां पे मैं इसका आपको थोड़ा सा एग्जांपल बताता हूं कि चार्ज डिफरेंस, के चार्ज डिफरेंस क्या क्रिएट करता है। ठीक है, एंड बॉन्ड एनर्जी, चार्ज डिफरेंस एंड बॉन्ड एनर्जी, कि ये दोनों कितना डिफरेंस क्रिएट करते हैं। अब आप देखिए, अगर आप इसको समझ गए हैं तो इट मीन कि आपको ये सारा कुछ मतलब बहुत इजी लगेगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास, हम पहले लेते हैं कार्बन का केस। कार्बन कार्बन, इसके लिए एनर्जी हमें रिक्वायर्ड कितनी है, 348, मैंने स्टार्ट में बताया था, किलो जूल पर मोल। ठीक है, कितनी, 348 किलो जूल पर मोल। अब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो इसके लिए 614 है, कितनी है, 614 सेम यूनिट। अब कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, तो इसके लिए हमें रिक्वायर्ड है 839, कितनी, 839। ये एक एग्जांपल हो गया आपका। दूसरा एग्जांपल आप उठा सकते हैं किसका, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, इसका कितना है, 146 सेम यूनिट। लेकिन ऑक्सीजन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड के साथ क्या होगा, 495। ठीक है, सिमिलरली नाइट्रोजन का देख ले, ये सेकंड एग्जांपल हो गया। नाइट्रोजन नाइट्रोजन का सिंगल बॉन्ड देखे तो इसके लिए 163 किलो जूल पर मोल। लेकिन नाइट्रोजन नाइट्रोजन में जब डबल बॉन्ड होगा तो फिर क्या होगा, 418 है, तो फिर इसमें जब ट्रिपल बॉन्ड होगा तो क्या होगा, तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए 941 है। अब देखिए कितनी हाई वैल्यू है। ठीक है, अब अगर हम उठा लें HF और HCl को, तो HF में हमारे पास आता है कितना, 567, तो HCl में 431। ठीक है, और HH में 426। ठीक है, तो ये आपके पास डिफरेंट वैल्यूज आती है बॉन्ड एनर्जी की। तो यहां पे चार्ज डिफरेंस का भी आप कह सकते हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड्स का भी आप कह सकते हैं। जितना चार्ज डिफरेंस आपके पास ज्यादा होगा उतनी ही आपके पास वैल्यू हाई होगी। अभी भी कुछ डाउट है जहन में, चलो मैं देखता हूं कि मतलब अगर इसका आगे मुझे कुछ और मिल जाता है, ठीक है, जहन में कोई और इसके हवाले से मतलब पॉइंट आ जाता है तो आई विल एक्सप्लेन दैट। लेकिन यहां तक ये पूरा आपका वो क्लियर हो जाता है। अब बॉन्ड एनर्जी और फैक्टर्स पे हम बात करेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सा फैक्टर है जो बॉन्ड एनर्जी को डिस्टर्ब कर सकते हैं, जिसकी वजह से बॉन्ड एनर्जी के ऊपर फर्क पड़ता है। तो उससे तो आपके पास और इंफॉर्मेशन भी आ जाएगी। देखिए, मैं जनरली आपको बताता हूं कि बॉन्ड एनर्जी का मेन जो
होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ भी है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स के साथ भी है। ठीक है, तो चलो हम इसको अभी कर लेते हैं कि फैक्टर्स इफेक्टिंग बॉन्ड एनर्जी। तो फैक्टर्स इफेक्टिंग बॉन्ड एनर्जी में सबसे पहले है कि बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड ऑर्डर। नंबर 1, बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर आर मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, किस तरह? अब देखिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये है कि फॉर एग्जांपल कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड विल बी ग्रेटर देन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड विल बी ग्रेटर। बॉन्ड एनर्जी ट्रिपल बॉन्ड की हाई होगी डबल बॉन्ड से, और डबल बॉन्ड की हाई होगी सिंगल बॉन्ड से। इसकी वैल्यूज मैंने ऑलरेडी आपको लिखवाई है। ठीक है, डिटेल में जाने की फिर जरूरत नहीं है फर्दर। सेकंड हमारे पास है बॉन्ड एनर्जी वर्सेस बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ और साइज ऑफ एन एटम। इसके साथ ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। किस तरह? तो अब देखें, साइज ऑफ एन एटम और बॉन्ड लेंथ, इनके साथ इसकी जो प्रोपोर्शनलिटी है वो इनवर्स है। मतलब कि एक वैल्यू हाई होगी तो दूसरी हमारे पास है वो डिक्रीज होगी। क्या होगी? वो डिक्रीज होगी। तो एग्जाम्पल है HF का। ठीक है, तो HF का क्या होगा? हाई होगा HCl से, HBr से और HI से। ठीक है, अच्छा अब हम देखें, जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतना बॉन्ड को वो स्क्वीज करेगा, श्रिंक करेगा, बॉन्ड छोटा होगा। जब बॉन्ड छोटा होगा तो बॉन्ड एनर्जी हाई रिक्वायर्ड होगी। आई समझ में बात? जब बॉन्ड की लेंथ ज्यादा होती जाएगी तो बॉन्ड एनर्जी कम रिक्वायर्ड होगी। बॉन्ड एनर्जी वर्सेस S कैरेक्टर। थर्ड, बॉन्ड एनर्जी S कैरेक्टर, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फॉर एग्जाम्पल SP, इसकी क्या होगी? ज्यादा होगी SP2 से, और इसकी ज्यादा होगी SP3 से। ठीक है, ये हमारे पास 50% S कैरेक्टर है, 33% S कैरेक्टर है और 25% S कैरेक्टर है। ठीक है, बॉन्ड एनर्जी वर्सेस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। फोर्थ नंबर, बॉन्ड एनर्जी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। ठीक है, इसके साथ इसका इनवर्स रिलेशन है। क्या मतलब है? इसकी एग्जांपल मैं आपको यहां पे करवा देता हूं। तो इसकी एग्जांपल में हम देखेंगे कि हमारे पास जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 पहले हम ले लेते हैं, कार्बन कार्बन। सेकंड हमारे पास है ऑक्सीजन। ठीक है, और फिर हमारे पास है फ्लोरीन और फ्लोरीन। इसकी अब हम एग्जांपल ले लेते हैं। तो इसमें जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें कितने हैं? कार्बन कार्बन में इसमें है 0, इसमें है 1, इसमें है 2 और इसमें है 3। ठीक है, अब इसकी वैल्यू बॉन्ड एनर्जी की, इसकी एनर्जी अब देखें तो हमारे पास 247, 163, ठीक है, 146, 138.8 किलो जूल पर मोल। ठीक है, ये इसके हमारे पास एनर्जी डिफरेंस आता है। तो इट मीन कि जितने नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उतनी एनर्जी कम रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, अब कुछ सम डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स बॉन्ड ऑर्डर, कुछ डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो वो क्या है? अगर आपसे कोई वाय में पूछे कि
कार्बन और ऑक्सीजन कार्बन मोनोऑक्साइड का हो गया, ठीक है। नाइट्रोजन और नाइट्रोजन का हो गया, सायानो ग्रुप का हो गया, ठीक है, या कार्बन और कार्बन का। चलो आप सोच के मुझे बताएं कि इसमें कौन सा डायरेक्शन में कर लो, किसकी एनर्जी हाई होगी, डिसेंडिंग आर्डर में है या असेंडिंग आर्डर में है। तो ये इस तरह होंगी, ठीक है। तो ये आपके वाइवा के लिए बेहतरीन चीज़ है। तो देखिए ये कुछ फैक्टर्स हमने इसके हवाले से पढ़े। अगर कहीं पे आपको लग रहा है कि इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स एरिया में मुझसे पूछ सकते हैं कि यहाँ पे मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आई, तो मैं वो फैक्टर आपको दोबारा करके दे दूँगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी मैं आयनिक करैक्टर पे बात करने जा रहा हूँ। अच्छा, तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं इसमें आयनिक करैक्टर। तो आयनिक करैक्टर क्या है? आयनिक करैक्टर हमारे पास किसी भी बॉन्ड के हवाले से अगर हम कहें कि वो बॉन्ड पोलर है, वो नॉन पोलर है, कितना परसेंट वो आयनिक है, कितना परसेंट वो कोवेलेंट है, तो उसको हम वो आयनिक करैक्टर हम कुछ वैल्यूज से मालूम कर सकते हैं। और वो वैल्यूज कहाँ से आती है? वो दो एटम्स के जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का हम डिफरेंस निकालते हैं, उसकी जो फाइंड आउट करते हैं प्लस माइनस करके, उसके जो रिजल्टेंट वैल्यू होते हैं उस हिसाब से। तो डोंट वरी, मैं आपको इसका बताता हूँ फिर वो फार्मूला मीन के मैं आपको वो वैल्यूज बताता हूँ कि इस वैल्यू के मुताबिक फिर ये बॉन्ड क्या होगा, ठीक है। सो द टाइप ऑफ बॉन्ड विच इज फॉर्म ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ टू बॉन्डेड एटम। द टाइप ऑफ बॉन्ड formed due to electronegativity difference to bonded atoms, ठीक है। इसके हवाले से फिर हम कहते हैं कि जो दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आता है वही हमारा, उससे फिर हम बॉन्ड की पोलैरिटी और नॉन पोलर का, या ये है कि वो हम सारा इंफॉर्मेशन हम इकट्ठा कर सकते हैं। और फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई बॉन्ड आइडेंटिकल एटम से बना है, ठीक है। इफ वी हैव बॉन्ड फ्रॉम आइडेंटिकल एटम्स, फिर क्या होगा? आइडेंटिकल एटम से अगर हमारे पास बॉन्ड बनेगा तो एक तो वो नॉन पोलर होगा। क्या होगा? नॉन पोलर होगा। दूसरा ये है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो डिफरेंस होती है वो क्या होगी? वो ज़ीरो होगी। फॉर एग्जांपल H और H से बॉन्ड बनता है, तो जब H और H से बॉन्ड बनता है, दोनों आइडेंटिकल एटम है, कोई ऊपर पोल नहीं बनेंगे। जब पोल नहीं बनेंगे, कोई डिफरेंस नहीं होगा, तो वहाँ पे हमारे पास बॉन्ड नॉन पोलर होगा और चार्ज डिफरेंस हमारे पास ज़ीरो के बराबर होगा, ठीक है। इसी तरह इफ बॉन्ड formed from two different atoms, फिर क्या होगा? तो अगर दो डिफरेंट एटम से बॉन्ड बनता है तो वो हमारे पास क्या होगा? वो पोलर होगा एंड हैविंग सम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस वहां पे एग्जिस्ट करेगा। अच्छा, इसके बाद अब हम करते हैं कि हमारे पास कुछ वैल्यूज क्या है। अगर हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस F, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या आता है? अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हमारे पास केस 1 में आता है लेस देन 0.4, तो कौन सा बॉन्ड होगा? नॉन पोलर। क्या होगा? नॉन पोलर। केस बी में अगर ये हमारे पास 0.4 into 1.7 इसके दरमियान आता है तो फिर क्या होगा? पोलर आयानिक कैरेक्टर के साथ, ठीक है। एंड केस सी में कि अगर ये हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ग्रेटर होगा 1.7 से, तो ये हमारे पास क्या होगा? आयानिक, पेवर आयानिक। तो ये 3 हमारे पास इसमें
केसेस आते हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं आपको इसके बाद करवाता हूं। बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ का टॉपिक कंपैरेटिवली सिंपल है। Bond length, the average mean distance between two bonded nuclei। क्या होगा कि हमारे पास जब दो बॉन्डेड न्यूक्लियाई होंगे तो हम कहते हैं कि एवरेज मीन डिस्टेंस बिटवीन टू बॉन्डेड न्यूक्लियाई, मतलब यह है कि ये हमारे पास क्या है, इसको हम कहते हैं बॉन्ड लेंथ। क्या कहते हैं? बॉन्ड लेंथ। ठीक है, इसको हम सम ऑफ रेडियाई भी कहते हैं। अगर हमारे पास दो आइडेंटिकल एटम्स है ना, दो आइडेंटिकल मतलब है कि सेम एटम्स हैं, फॉर एग्जांपल जिस तरह H और H है, तो दोनों रेडियाई का जो सम होता है उसको भी हम क्या कहते हैं? बॉन्ड लेंथ कहते हैं। अब यहां पे इसकी मेजरमेंट कैसे होती है? तो बॉन्ड लेंथ डिटरमिन्ड फ्रॉम एक्सरेज डायफ्रैक्शन। एक्सरेज डायफ्रैक्शन टेक्निक है, लैब में आप यूज करेंगे। आर स्टडी आर एनालिसिस, आप मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा, आप मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा, इससे हम इसको मतलब ये कि बॉन्ड लेंथ को स्टडी करते हैं। ठीक है, एक्चुअली ये हमारे पास इक्विलिब्रियम है। आप अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्सेस कि कभी बॉन्ड बनते हुए अट्रैक्शन होगी, कभी रिपल्शन होगी, दोनों का इक्विलिब्रियम, इसको भी हम कहते हैं बॉन्ड लेंथ। यूनिट क्या होता है? तो बॉन्ड लेंथ मेजर्ड इन ऑंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर एंड पिकोमीटर, ये इसके वैल्यूज हैं। ऑंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर एंड पिकोमीटर, मोस्टली हम ऑंगस्ट्रॉम ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब बॉन्ड लेंथ जिस तरह मैंने कहा था कि अगर हम इसको आइडेंटिकल एटम्स ले ले तो दोनों रेडियाई का जो सम होता है, फॉर एग्जांपल इस रेडियाई का सम x वैल्यू, इस रेडियाई का सम y वैल्यू, तो बॉन्ड लेंथ बराबर होगा x प्लस y के। ठीक है, ये सम ऑफ रेडियाई होता है। क्या होता है? सम ऑफ रेडियाई होता है इन केस ऑफ आइडेंटिकल एटम्स। अब देखिए, फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ केसेस हैं कि बॉन्ड लेंथ डिफरेंट केसेस का हम लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि केस 1 में कार्बन कार्बन का बॉन्ड लेंथ कितना है? ये हमारे पास है 154 पिकोमीटर। सेकंड में हमारे पास आता है क्लोरीन, क्लोरीन का बॉन्ड लेंथ कितना है? तो क्लोरीन का हमारे पास है 198 पिकोमीटर, 198 पिकोमीटर। ये तो आइडेंटिकल एटम है, दोनों के रेडियाई के सम के बराबर है। इफ वी हैव हेट्रोन्यूक्लियर एटम्स, मतलब यह है कि हमारे पास HCl है, फिर क्या होगा? फिर फर्क आएगा आपके पास। जो आपका एक्सपेक्टेड वैल्यू है ना और आपके एक्सपेरिमेंटल वैल्यू में डिफरेंस आएगा। क्यों ये डिफरेंस क्यों आता है? ये बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। डोंट वरी, मैं आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फिर वो फैक्टर समझा भी दूंगा, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ आपके बॉन्ड लेंथ पे फर्क पड़ता है और बहुत हद तक इसके ऊपर फर्क पड़ता है। अब कैसे? अब देखिए, यहां पे अगर हम बात करें, ठीक है, इसके कार्बन की, और यहां पे अगर हम बात करें क्लोरीन की, तो कार्बन का इसका हमारे पास यहाँ पे आ रहा है कितना? 154। अब यहाँ पे मैं आपको तीसरे में हाइड्रोजन का करवा देता हूँ, थर्ड एग्जाम्पल के H और H। तो H और H का इसका हमारे पास मोस्टली आता है
54 क्या आता है 54 पिकोमीटर। ठीक है, तो एक ऑलमोस्ट हमारे पास आता है फिर 54 नहीं 74 कितना आता है 74 पिकोमीटर। अब हाइड्रोजन का अगर मैं HCl की बॉन्ड लेंथ की बात करूं तो HCl का जो बॉन्ड लेंथ है वो हमारे पास ऑलमोस्ट है 127 पिकोमीटर। अब हाइड्रोजन का आता है 37 पिकोमीटर, क्लोरीन का आता है 99 पिकोमीटर। ये तो होना चाहिए था 136 पिकोमीटर, तो फिर ये 127 पिकोमीटर क्यों है? क्योंकि यहाँ पे ये पार्शियल पॉजिटिव है और ये पार्शियल नेगेटिव है। ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है तो ये 136 के बजाय इसको 127 पे लेके चलती है, एंड दैट इज द रीजन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से बॉन्ड श्रिंक हो जाता है। तो जो आपका एक्सपेक्टेड वैल्यू होता है वो नहीं आता और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू एक्सपेक्टेड वैल्यू से डिफरेंट होता है। नहीं समझ आया? बिल्कुल भी नहीं आया। चलो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, समझाने वाला काम मेरा है। मैं आपको आगे एग्जांपल देता हूं। हम कुछ बॉन्ड्स पढ़ लेते हैं। बॉन्ड हमारे पास कौन सा है और उसकी एक्सपेरिमेंटल और एक्सपेक्टेड वैल्यू, चलो वहां पे नहीं तो मैं इस साइड पे करवा देता हूं। डोंट वरी, ये मैं आपको भी करवा देता हूं। चलो ये भी हम कर लेंगे ताकि थोड़ा सा स्पेस बन जाए। अब देखें बॉन्ड एक्सपेक्टेड वैल्यू किलो जूल पर मोल, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, और ये आ जाएगा डिफरेंस। अब देखें बॉन्ड हमारे पास सपोज करे है कौन सा, हम बॉन्ड ले लेंगे HF को। अब HF की एक्सपेक्टेड वैल्यू 108 होनी चाहिए थी, सॉरी ये हमारे पास पिकोमीटर है, जो वैल्यू है इसकी, मैं बॉन्ड एनर्जी का वो कर रहा था, पिकोमीटर 108 पिकोमीटर, लेकिन ये आता है 92 पिकोमीटर। ठीक है, तो डिफरेंस कितना आया 16, किसकी वजह से? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। सेकंड हम लेते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो हैलोजन फैमिली को लेते हैं, HCl को लेते हैं। तो HCl का हमारे पास होना चाहिए था 136, अभी आप लोगों ने पढ़ा कितने हैं 127, तो 9 का डिफरेंस आता है। HBr का कर लें तो HBr का हमारे पास होगा 151 एक्सपेक्टेड और ये 141, 10 का डिफरेंस है। HI कर ले, HI में 171 होना चाहिए था लेकिन 161 है, 10 डिग्री का डिफरेंस है। तो अब देखिए एक्सपेरिमेंटल और एक्सपेक्टेड वैल्यू में डिफरेंस, यहां तक क्लियर है? ओके, चलो अब हम पढ़ते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड लेंथ। ठीक है, वो कौन सा फैक्टर है जो बॉन्ड लेंथ को इफेक्ट कर सकते हैं? तो उसमें नंबर 1 हमारे पास है कौन सा, बॉन्ड लेंथ वर्सेस साइज ऑफ एन एटम, किसी भी एटम का साइज और बॉन्ड लेंथ। तो देखिए एग्जांपल HF, ठीक है, HF का कम है HCl से, कम है HBr से, HBr का कम है HI से। क्यों? साइज वाइज अगर हम निकाले तो क्लोरीन कम है ब्रोमीन से और ब्रोमीन कम है किस चीज से, आयोडीन से। तो साइज ऑफ एन एटम ये आपके पास है, इसका एक फैक्टर ये आता है। ठीक है, सेकंड फैक्टर हमारे पास क्या है? सेकंड फैक्टर हमारे पास है बॉन्ड लेंथ वर्सेस बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, सेकंड हमारे पास आता है बॉन्ड लेंथ और ये इसकी इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी है। क्या है? 1/, बॉन्ड ऑर्डर और मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, किस तरह? अब देखिए कार्बन कार्बन
ग्रेटर है कार्बन कार्बन डबल से और ये ग्रेटर है कार्बन कार्बन ट्रिपल से। ठीक है, अब इसकी जो वैल्यू है 1.54 एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, सेकंड की हमारे पास कितनी है 1.34 एंगस्ट्रॉम है। किधर देख रहे हो, तवज्जो दो। और थर्ड की है 1.32 एंगस्ट्रॉम। अब देखिए ये वैल्यूज वाइज। ठीक है, तो ये हमारा आ गया है सेकंड। थर्ड फैक्टर हमारा क्या होगा, थर्ड फैक्टर हमारा है बॉन्ड लेंथ वर्सेस एस कैरेक्टर। बॉन्ड लेंथ एस कैरेक्टर। तो एस कैरेक्टर में क्या है, एस कैरेक्टर में हमारे पास ये हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि हमारे पास जो sp2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है उसके हवाले से, तो sp3 हाई है sp2 से, हाई है sp से 25%, 33%, 50%। डोंट वरी, मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूं और ये एग्जांपल सबसे बेहतरीन आपके लिए होगी। एग्जांपल क्या है हमारे पास, BF3 कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है इसमें, sp2 हाइब्रिडाइज है। ठीक है, तो बोरोन और फ्लोरीन का बॉन्ड, इसका लेंथ क्या होगा 130 पिकोमीटर। कितना है 130 पिकोमीटर। सेकंड है हमारे पास sp2, तो sp कर लें C2H2, C2H2, तो C2 और H2 में हमारे पास क्या है, ये sp हाइब्रिडाइजेशन है। तो इसमें कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसका कितना है 120 पिकोमीटर, 120 पिकोमीटर। और थर्ड में हमारे पास है C2H6, sp3 है। तो ये कार्बन और कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड बनेगा इसका कितना होगा 154 पिकोमीटर। ये जो वैल्यूज है, ठीक है, और ये जो हाइब्रिडाइजेशन है, यही पूरा पिक्चर आपका वो क्लियर कर देती है कि किसके साथ कितना इसका रिलेशन है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है क्या कि बॉन्ड लेंथ एंड इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। तो ये हमारा आ जाता है कैरेक्टर नंबर 4 के बॉन्ड लेंथ इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ और इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब ये है कि H2 माइनस का ज्यादा होगा H2 प्लस है एनाइन और कैटाइन। तो गाइज इट वाज ऑल अबाउट द बॉन्ड लेंथ। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हो मुझे बता दीजिए। इंशाल्लाह फिर एक और अच्छा लेक्चर के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।